हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे पता है आप सब लोगों ने मेरी स्टोरी का बहुत इंतज़ार किया और मैंने आपको पहले भी अपॉलॉजी की थी, पर फिर से मैं दोबारा अपॉलोजाइज़ कर रही हूँ क्योंकि यार काम मेरा जो है वो टारगेट्स वगैरह जो है वो मुझे बहुत तंग कर रही हैं और बल्क ऑफ वर्क है दिसंबर की वजह से। क्योंकि आपको पता है जब एक ईयर जा रहा होता है और दूसरा आ रहा होता है तो यानी आपके पूरे ईयर की रिपोर्ट और सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम स्टोरी के ऊपर वर्क कर सकूँ और आप लोगों के लिए जितनी अच्छी हो सके उतनी स्टोरी अच्छी आगे से लेकर चल सकूँ। सो बहुत हो गई बातें। विदाउट वेस्टिंग टाइम, दिस इज द 15th एपिसोड फॉर अनटिल आई फाइंड यू। लेट्स स्टार्ट द नरेशन। स्टोरी के स्टार्ट में हमें बेकी दिखाई जाती है जो रोती हुई आंखों के साथ फुकेट जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रही थी। प्रिंस से मिलने के बाद उसकी शादी से पहले वो सबसे ये कह आई थी कि वो फुकेट जाने वाली है। आज रात उसकी फुकेट के लिए ट्रेन थी। रोते हुए वो सारी चीज़ें पैक कर रही थी। ट्रेन को खोने का एहसास बहुत शिद्दत से उसे तड़पा रहा था। उसकी आंखें, उसकी बातें, उसकी खुशबू, हर चीज़ बहुत याद आ रही थी। जब उसे याद आता कि आज फ्रीन की वेडिंग नाइट है तो उसका दिल कटने लगता। लगता कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वो यूं ही रोते हुए अपनी पैकिंग कर रही थी। तभी कुआ कमरे में आया। बेकी, पैकिंग हो गई है तो चलें? बेकी ने तेजी से अपने आंसू साफ किए। कुआ दरवाजे पर खड़ा था और वह बेकी की पीठ देख सकता था। बेकी ने फौरन खुद को कंपोज किया। हाँ हनी, आप नीचे चल के गाड़ी रेडी कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। बेकी ने कहा। कुआ जानता था उसके दर्द को, उसकी आंसुओं की वजह को, उन सब बातों को इग्नोर करते हुए वो अंदर आया और बेकी का सामान उठाकर घर से बाहर चला गया। नीचे गाड़ी में उसका वेट करने लगा। बेकी आकर बैल्कनी में खड़ी हो गई। एक दफ़ा फिर से उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। ये अपार्टमेंट रीन ने उसे दिया था ताकि वो अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबल कर सके। यहाँ से, इस बैल्कनी से आसमान और भी ज़्यादा साफ और खूबसूरत लगता था। सितारों से भरे उस आसमान को देखकर वो फूट फूट कर रो रही थी, दिल पर हाथ रखे। रीन, आई मिस यू, आई मिस यू सो मच। मुझे पता था कि एक दिन आएगा जब हमें अलग होना पड़ेगा, पर वो दिन इस तरह से आएगा और तुम्हें खोकर मैं इस तरह टूट जाऊंगी, इसका तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। वो हिचकियां लेकर रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी, इस बात से अनजान कि उसकी बैल्कनी से बहुत दूर कार के बाहर खड़ा एक लड़का यूं ही उसे रोता हुआ देख रहा था और खुद भी उसी की तरह फूट फूट कर रो रहा था। प्रीन ने भी अपना सारा सामान पैक कर लिया था। कर्क गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। लंदन जाने के लिए उसकी टिकट्स, पासपोर्ट, हर चीज़ रेडी थी। वो रोते हुए बेकी को देख रहा था। जाने से पहले एक दफ़ा वो बेकी को देखना चाहता था, पर उसे यूं रोता हुआ देखकर दिल चाह रहा था कि जाए और उसे बाहों में भरकर चूम ले, उसके आंसू साफ कर दे। वो हिचकियां लेकर रो रही थी। प्रीन भी रो रहा था, लेकिन कदम पत्थर के थे। उन दोनों के दरमियान एक दीवार थी जो वो दोनों ही तोड़ नहीं सकते थे। एक दूसरे के लिए दिल में बेइंतहा प्यार था। वो प्यार
उनकी आंखों से छलक रहा था। कर्क गाड़ी से निकला। फ्रीन को यूं रोते हुए देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। कर्क ने दिल में सोचा, डोंट वरी फ्रीन, बस कुछ दिन और सह लो। आई प्रॉमिस, जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तो तुम और बेकी एक साथ होगे, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। कर्क ने आकर फ्रीन के कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक हो? कर्क ने पूछा। हाँ, चलो चलते हैं। फ्रीन ने तेजी से आंसू साफ किए और गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चला गया। जाते हुए भी वो विंडो से बेकी को देखता जा रहा था। अब वो भी खुद को संभाल कर आंसू साफ करके नीचे खुनकुआ के पास कार में चली गई। पुकेट के लिए वो दोनों अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, अलग अलग मंजिलों की तरफ, इस बात से अनजान कि मंजिल कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, आखिर में उन दोनों को एक दूसरे की तरफ ही मुड़कर आना था। और सीन मूव होता है कार में। खुनकुआ बेकी को स्टेशन तक छोड़ने गया था। रायल भी उनके साथ था। मम्मा, आप कब तक वापस आओगे? रायल ने पूछा। कुछ दिन रहकर वापस आ जाऊंगी बेटा, तुम भी मेरे साथ ही चलो ना। बेकी रायल को मना रही थी अपने साथ जाने के लिए। नहीं मामा, स्कूल है, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं और मेरा फुटबॉल मैच भी तो है, रायल ने कहा। इतने दिन में पापा को तंग मत करना, बेकी ने कहा। पर मामा, मैं तो, बेकी और खुनकुआ दोनों से देखने लगे। मैं तो क्या? खुनकुआ ने पूछा। मैं सोच रहा था इन दिनों में मैं खुन ह्यूंजू के साथ रह लूं क्या? रायल, बुरी बात, तुम अब कुछ ज़्यादा ही उनके घर रहने लगे हो, खुनकुआ ने कहा। अब वो इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि रायल बार बार फ्रीन से जुड़े हुए लोगों से मिले। कहीं किसी ने भी उसके चेहरे में फ्रीन के चेहरे को पहचान लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। नहीं बेटा, कभी कभी तो ठीक है, नाइट आउट स्टे ओवर ठीक है, लेकिन मामा 1-2 वीक्स के लिए जा रही हैं, मैं इतने दिन तुम दोनों के बगैर कैसे रहूँगा? खुनकुआ ने कहा। ओके डैडी, अगर आप मेरे बगैर बोर हो जाओगे तो मैं आपके साथ ही रहूँगा, रायल ने कहा। वो कहे ना कि खुन ह्यूंजू के अंकल की आज शादी थी और वो आज रात को ही हनीमून पे चले जाएंगे, 1-2 महीने तक नहीं आएंगी। खुन ह्यूंजू उन्हें बहुत मिस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं कुछ दिन उनके साथ रहूं ताकि वो अपने अंकल को कम से कम मिस करें। उसके मुंह से ये बात सुनकर बेकी का दिल एक दफ़ा फिर से कटने लगा। आज फ्रीन नीता के साथ हनीमून पर जाने वाला था। आज से नीता होती जो फ्रीन की बाहों में पिघलती, उसकी आंखों में देखती, उसके होंठों को छूती। बेकी ने एक दफ़ा फिर अपनी आंखों में आते हुए आंसुओं को रोका। नहीं रायल, मुझे लगता है कि आपको खुन ह्यूंजू के साथ रहना चाहिए, उन्हें आपकी ज़रूरत है, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना? बेकी ने कहा और खुनकुआ से कहा, कुछ दिन उसे रहने दीजिए, अगर आपका दिल नहीं लगेगा तो बाद में उसे घर ले आइएगा। खुनकुआ बेकी को मना कर ही नहीं पाया। ठीक है, अगर तुम दोनों चाहते हो तो इट्स ओके, खुनकुआ ने कहा। वैसे भी उसका दिल अभी बहुत सुकून महसूस कर रहा था। बेकी फिर से एक बार उसके पास वापस आ चुकी थी। फ्रीन शादी करके नीता के साथ हनीमून पर जा चुका था। हर चीज़ धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी और अब उन दोनों ने अपने हाथ से सारी कश्तियाँ जला दी थीं। कोई रास्ता नहीं छोड़ा था जो उन दोनों को मिला सके। खुनकुआ अब काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा था। और सीन मूव होता है फ्रीन की कार में। वो दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। थोड़ी देर में फ़्लाइट थी।
कर्क ने प्रीन से पूछा, बेकी को पता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई? प्रीन ने उसे देखकर कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों चाहकर भी एक साथ नहीं हो सकते। ये बात बहुत तकलीफ देह है, मैं चाहकर भी उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। प्रीन एक बार फिर से उदास हो गया। अच्छा यार, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ दिन लंदन में रहोगे, अपनी पुरानी चीज़ों को देखोगे, तो शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए जो तुम्हारे दिल को और तुम्हारी ज़िंदगी को एक सुकून से भर दे। ये तुम क्या बातें कर रहे हो आजकल? प्रीन ने हैरानी से उसे देखा। वो कर्क जो पहले हमेशा उसे सब कुछ भूल जाने को कहता था, आजकल उससे अक्सर पुरानी बातें याद करने को कहने लगा था। नहीं कुछ नहीं, चलो बोर्डिंग का टाइम हो गया है। और उसके बाद वो दोनों लंदन के लिए डिपार्ट कर गए। कर्क को पूरी उम्मीद थी कि शायद लंदन जाकर प्रीन को वो सब कुछ याद आ जाएगा जो सिर्फ वो जानता था। और सीन मूव होता है फुकेट ट्रेन स्टेशन पर। बेकी अपने सारे सामान के साथ जैसे ही ट्रेन से बाहर आई तो उसके मॉम और डैड मुस्कुराकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। मॉम, डैड, बेकी ने उन दोनों को एक साथ गले लगा लिया। वो मुस्कुराकर बेकी से मिल रहे थे, उसकी पीठ सहला रहे थे। कैसी है मेरी बेटी? और राइल कहाँ है? बेकी की मॉम ने पूछा। मैं ठीक हूँ, और राइल अपने डैडी के साथ ही रहना चाहता था, बेकी ने कहा। अब क्या सारी बातें तुम दोनों स्टेशन पर ही करोगे? बेकी के डैड ने सारा सामान ले लिया। चलो घर चलें। और उसके बाद वो तीनों घर चले गए। बेकी जब से आई थी बहुत पूछी पूछी लग रही थी। उसकी मॉम ने उसकी पसंद की सारी डिशेस बनाई थी जिन्हें उसने ठीक से खाया तक नहीं। वो बस खामोशी से अपने कमरे में बैठी विंडो से बाहर देखती जा रही थी। उसकी मॉम ने खामोशी को महसूस किया। उनका दिल कहीं ना कहीं जानता था कि इस खामोशी की वजह प्रीन से जुड़ी है, पर वो उसके डैड के सामने ये बात नहीं करना चाहती थी। शाम में जब बेकी के डैड किसी काम से चले गए तो बेकी की मॉम उसके कमरे में आई। ऐसे क्या बैठी हो बेकी? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेकी की मॉम ने कमरे में आते हुए कहा। नहीं मॉम, परेशान तो नहीं। बेकी सिमटकर बैठ गई। तुम्हें पता है, जब तुम छोटी थी और तुम्हें कोई बात परेशान करती थी तो तुम फौरन मुझे बता देती थी। तुम कहती थी कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो अब क्या मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं रही? बेकी की मॉम ने कहा। बेकी मुस्कुराई और उन्हें देखकर बोली, शायद मैं वो बेकी नहीं हूँ मॉम जिसने आपसे वादा किया था। वो बेकी तो कहीं खो गई, गुम गई, और आप लोगों ने ही तो कहा है कि उसे खोए रहने दो। आज से पहले बेकी ने कभी ऐसी बात नहीं की थी। इतनी मायूसी भरी? उसकी मॉम उसकी आंखों में दुख देखकर ठहर गई और प्यार से उसे अपनी गोद में लिटा लिया। इधर आओ, ये कहकर उन्होंने बेकी का सर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। यादें धुंधली हो जाने से जज्बात धुंधले नहीं होते मेरी जान। जब हॉस्पिटल में तुमने मुझे देखा था तो झटके से मेरे गले लगकर रोने लगी थी, बिल्कुल बचपन की तरह। तुम्हारे अंदर के इंस्टिंक्ट ने तुम्हें बता दिया था कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसके लिए यादों की ज़रूरत नहीं थी। जैसे तुम्हारा दुख समझने के लिए मुझे तुम्हारे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो बेकी का माथा चूम कर बोली, जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है मुझे बताओ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी। तुम्हारा हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, पर आई एम श्योर कि तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, बेकी की मॉम ने कहा। बेकी उन्हें देखने लगी और सीधी होकर बैठ गई। एक बात
जो वो किसी और से कभी नहीं कह पाई। यूकी से, कुनकुआ से, शायद अपने आप से भी। अपनी मॉम का अफेक्शन देखकर वो झटके से उनके गले लगी और फूट फूट कर रोकर बोली, मॉम, मुझे पता है ये गलत है, पर मैं क्या करूं? मैं अपने दिल को रोक ही नहीं पा रही। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है मॉम। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो रोते हुए कह रही थी। उसकी मॉम शॉक्ड रह गई। बेकी ने उन्हें टाइटली हक कर रखा था। आंसू तेजी से गिरते जा रहे थे और उनके कंधे को भिगो रहे थे। मॉम, वो बहुत अच्छा है। उसकी आंखें कब मेरे दिल में बस गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। ये बातें बेकी ने पहली बार नहीं की थी, जहाँ तक उसकी मॉम को याद है। ये बातें वो पहले भी किसी इंसान के लिए कर चुकी थी। वो इंसान जिसके लिए उसने खुनकुआ के प्रपोजल को ठुकराया था, अपने मॉम डैड को थोड़ा सा नाराज किया था, जिसके लिए वो कहती थी कि वो अपनी पूरी दुनिया छोड़ सकती है। जिसे ट्रेन स्टेशन पर देखकर वो शॉक्ड रह गई थी। तुम्हें किससे प्यार हुआ है बेकी? बताओ मुझे। उसकी मॉम ने उसे खुद से अलग करके बोला। बेकी हिचकियां ले लेकर रो रही थी। उसका नाम फ्रीन है मॉम। वो बहुत अच्छा है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये बातें बेकी की मॉम के कानों में गूंजने लगी। 9 साल पहले भी बेकी ने यूं ही फोन पर रोते हुए ये नाम लिया था। उसका नाम फ्रीन है मॉम। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वो शॉक्ड नज़रों से बेकी को देख रही थी। तो ट्रेन स्टेशन पर जिसे उन्होंने देखा वो असल में फ्रीन सरोजा था, उनकी बेटी का हस्बैंड, रायल का डैड। पर वो तो मर चुका था। वो जिंदा कैसे हुआ? बेकी से मिला कहाँ पर? बेकी, तुम्हें वो कहाँ मिला? उसकी मॉम ने यूं ही शॉक्ड होकर पूछा। मॉम, वो मेरी ऑनर का भाई है, बहुत अमीर है। बेकी ने वो सब फ्रीन के बारे में बताया जो वो जानती थी। अमीर, खानदानी, हैंडसम, चार्मिंग, जिस चीज़ पर उंगली रखे वो हासिल कर लेने वाला। पर जिस फ्रीन के बारे में उसकी मॉम को बताया गया था, वो तो एक गरीब लड़का था। गाना बजाना शौक था उसका। रात में क्लब में परफॉर्म करता था, सुबह पढ़ाई करता था और पार्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट में जॉब। स्टेबल नहीं था, बुरे हाल में था। एक ही इंसान की ये दो रूप कैसे हो सकते हैं? बेकी की मॉम शॉक्ड थी। उनकी बेटी को एक बार फिर से फ्रीन से प्यार हो गया था। लेकिन जिस फ्रीन सरोजा के बारे में बेकी बता रही थी, उसका बैकग्राउंड, उसकी बातें, उसकी चीज़ें उस फ्रीन से मैच ही नहीं कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने हर चीज़ छोड़ दी थी। ये क्या पहेली है? उनका सिर चकराने लगा। तभी दरवाजे पर उसके डैड खड़े थे। उन्होंने बेकी और उसकी मॉम की बातें सुन ली थी। वो गुस्से से आए और बेकी को खड़ा करके बोले, ये क्या बकवास है? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? शर्म नहीं आती तुम्हें? 9 साल का बच्चा है तुम्हारा। उन्होंने बेकी की मॉम को देखकर कहा, ये कैसी कैरेक्टरलेस बेटी पैदा की है तुमने? इसे तो अच्छा था इसे पैदा होते ही मार देते। उसके डैड गुस्से से कह रहे थे, कुआ बेचारा तुम्हारे लिए हर चीज़ करता है, तुम्हारी हर बात, हर चीज़ का कितना ख्याल रखता है, और तुमने ये किया उसके साथ? शर्म नहीं आती तुम्हें? दिल तो कर रहा है अभी हाथ पकड़कर तुम्हें घर से निकाल दूं। बेकी की आंखों में आंसू और तेजी से गिरने लगे। डैड, आई एम सॉरी, पर क्या? पूरी सोसाइटी में मजाक बना कर रख दोगी क्या हमारा? और वो भी छोड़ो,
जब तुम्हारे बेटे को पता लगेगा कि उसकी मॉम के ये कारनामे हैं, तो कैसे बर्दाश्त करेगा वो? तुम खुद जानती हो कि वो कितना सेंसिटिव है। कुआ की माँ, कैसे फेस करूँगा मैं उसे? बेकी रोते हुए कुछ कहना चाह रही थी, तभी उसके डैड ने फिंगर दिखाते हुए गुस्से से उसकी आंखों में देखकर कहा, शट अप! एक और लफ्ज ना निकले तुम्हारे मुंह से। जितने दिन यहाँ पर हो अपना दिमाग दुरुस्त करो, निकालो उस लड़के को अपने दिमाग से और अपनी जिंदगी पर फोकस करो। किसी की बीवी हो, किसी की माँ हो तुम। ये कहकर वो उसे सोफे पर धक्का देते हुए गुस्से से कमरे से बाहर निकल गए और बेकी वहीं बैठी रोती रही। उसकी मॉम अभी भी सोफे के दूसरे कोने पर शॉक्ड बैठी थी। शायद उसके डैड ने ये सुना ही नहीं कि बेकी को किससे प्यार हुआ है, वरना वो भी उतने ही हैरान होते जितनी उसकी मॉम थी। और सीन मूव होता है हीथ्रो एयरपोर्ट पर। वो दोनों अभी अभी फ्लाइट से बाहर आए थे। उन्हें किसी अटेंडेंट की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन नाम उन दोनों का इंतजार कर रही थी। ये देखकर फ्रीन सरप्राइज हो गया। नाम, ये कहकर वो गया और उसे झटके से गले लगा लिया। मैं तुम्हें बहुत 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 मिस कर रहा था। मेरी शादी पर क्यों नहीं आई? उसने नाराज होते हुए कहा। कुछ काम थे और अच्छा ही है मैं नहीं आई, वरना इतना ड्रामा देखकर मेरा तो सर दर्द होने लगता। नाम ने मुस्कुरा कर कहा और फ्रीन भी हंसने लगा। तो चलो फिर घर चलते हैं, नाम ने कहा और फ्रीन ने हाँ में सर हिला दिया। कर्क और नाम पीछे चल रहे थे। फ्रीन ने अपना बैग कंधे पर लटका रखा था और दूसरे हाथ से सूटकेस खींच रहा था। हीथ्रो एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट था। फ्रीन को तो पिछली कोई बात याद नहीं थी, लेकिन फिर भी कितने कॉन्फिडेंस से वो सही रास्ते पर चलकर एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था। नाम और कर्क एक दूसरे को देखने लगे। तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लगा? नाम ने हाँ में सर हिलाया। नॉर्मली जब इंसान किसी अनजानी जगह पर जाता है तो उसे बोर्ड्स और चीज़ों को देखकर रास्ता ढूंढना पड़ता है, लेकिन फ्रीन बहुत तेजी से बाहर की तरफ निकल रहा था बिना बोर्ड्स को देखे। मुझे लगता है कि लंदन आना इसके लिए अच्छा रहेगा, नाम ने कहा। कर्क ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हारी नीता से बात हुई? हाँ, नीता ने मुझे कहा है कि ये रिस्की है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्रीन को सब कुछ याद आ जाए, पर अगर उसे कोई झटका लगा तो उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। कर्क ने उसे देखकर कहा, क्या हमें इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए? नाम ने फ्रीन को देखकर कहा, बहुत ज़रूरी है ये, वरना फ्रीन हमेशा दुखी रहेगा। वो दोनों फ्रीन के दोस्त थे। ये रिस्क बहुत बड़ा था। अगर यहाँ पर जो बातें पता लगी उनसे फ्रीन को कोई ऐसा सदमा लगा जो वो बर्दाश्त ना कर पाया, तो उसे कुछ भी हो सकता था। उन दोनों का दिल फ्रीन के लिए बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो फ्रीन को यूं दुखी भी नहीं देख सकते थे। खामोशी से उसके पीछे चलते रहे। उसके बाद वो तीनों कार में बैठ गए। तो हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे घर? फ्रीन ने पूछा। नहीं, नाम के कहने पर वो दोनों नाम को देखने लगे। हम तीनों इस एड्रेस पर जा रहे हैं। नाम ने एक एड्रेस निकाला। ये कहाँ का एड्रेस है? इस एड्रेस को पढ़कर फ्रीन थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहा था, जैसे पहले भी वो इस जगह पर जा चुका हो। बड़ी जानी पहचानी सी थी ये जगह। ये कहाँ का एड्रेस है? फ्रीन ने पूछा। बस है एक जगह, बड़ी मुश्किल से ढूंढी है मैंने। नाम ने अभी उसे ये नहीं बताया कि ये घर फ्रीन ने खरीदा था। लंदन के इस बड़े से शहर में एक छोटा सा घर जो एक कंट्री साइड पर था। यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। एक खामोश जगह जो फ्रीन ने खुद खरीदी थी। वो बड़ी गहराई से फ्रीन को देख रही थी। बहुत कोशिश और बहुत एफर्ट के बाद नाम को इतना पता लगा था कि फ्रीन ने
कंट्री साइड पर एक छोटा सा घर लिया था जहाँ पर वो अपनी बीवी के साथ रहता था। कम से कम उसके एक्सीडेंट होने के पहले तक उसे बहुत होप थी कि यहाँ जाकर वो फ्रीन की जिंदगी की पहेलियों को सुलझा सकेगी। और सीन मूव होता है बेकी के घर। अपने डैड की डांट सुनकर बेकी बहुत रो रही थी। वो शाम से कमरे से बाहर नहीं आई थी। सर तकिए में दिए वो बस रोते जा रही थी। उसके डैड भी बहुत गुस्से में थे। उसकी मॉम ये सारी सिचुएशन देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करें। वो बेकी के रूम में गई और उसके पास बैठ गई। बेकी मेरी जान, ये कहकर उसकी मॉम ने उसकी पीठ सहलाई। वो झटके से उठी और उन्हें गले लगाकर रोते हुए बोली, मॉम मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता। मेरी यादें अगर होती तो मेरे पास इन सब सवालों के जवाब होते। मैंने बहुत कोशिश की है खुनकुआ से प्यार करने की, आई आई प्रॉमिस। पर आज भी वो मेरे लिए उतना ही अनजान है जितना 9 साल पहले था। मैं क्या करूं मॉम? नहीं समझ आती मुझे कि वो इंसान जो मेरे साथ दिन रात रहता है, उसके लिए मैं वो क्यों महसूस नहीं कर पाई जो मैंने उस अनजान इंसान के लिए महसूस किया, जो मेरा कुछ भी नहीं था। क्यों इन 9 सालों में पहली बार दिल ने किसी को चाहा, किसी के लिए धड़का? क्यों उसको अपने अंदर महसूस करती हूँ मॉम, उसके बगैर खुद को इनकम्प्लीट महसूस करती हूँ। मुझे नहीं पता। काश मुझे मेरी यादें वापस मिल जाती तो शायद मुझे खुनकुआ से अपना प्यार भी याद आ जाता। तब शायद मैं उसके लिए कुछ फील कर पाती। मैंने बहुत कोशिश की मॉम, मैं नहीं कर पा रही। वो फूट फूट कर रोकर कह रही थी। वो कैसे खुनकुआ के लिए कुछ फील कर पाती? वो तो कभी उससे प्यार करती ही नहीं थी। उसकी मॉम धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाती रही। इट्स ओके बेकी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसकी मॉम ने धीरे धीरे उसकी कमर सहलाते हुए कहा। और सीन मूव होता है लंदन में। रीन उस जगह आ चुका था जहां नाम उसे लाना चाहती थी। एक घर, छोटा सा, खूबसूरत सा। घर के सामने एक छोटा सा किचन गार्डन था। वो जब चलता हुआ उस घर में गया तो उसका नक्शा बिल्कुल वैसा ही था जैसा घर उसने अपने लिए थाईलैंड में बनाया था। फायरप्लेस, एक खूबसूरत लाउंज, साइड पर डाइनिंग एरिया और स्टेयर्स जिनसे चलता हुआ वो ऊपर अपने मास्टर बेडरूम की तरफ चला गया। ये नक्शा किसी ने बहुत प्यार से बनाया था उन दोनों के घर के लिए। चलते चलते जब वो ऊपर गया तो उसे लगा कि उसका दिलो दिमाग किसी बहुत बड़े चेंज से गुजर रहा हो। सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। किसी की मीठी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। रीन, ये देखो ना, ये पेंटिंग यहाँ पर कितनी प्यारी लग रही है। सीधे खड़े रहो, मेरा मॉडल इतना टेढ़ा मुंह नहीं बना सकता। तुम मुझे काम पूरा करने दोगे या नहीं? मेरी असाइनमेंट मुझे कल ही सबमिट करवानी है। आज छुट्टी ले लो ना। आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। इन्हीं आवाजों में चलता हुआ जब वो अपने कमरे में आया तो सामने बिस्तर के बिल्कुल ऊपर हाथ से बनी हुई उसकी एक मुस्कुराती तस्वीर देखकर ठहर गया। किसी ने बहुत खूबसूरती से उसको पेंट किया था। हाथ में गिटार लिए और कॉर्नर में वो सिग्नेचर था जो उसने कई दफा देखा था। इस नाम को वो कैसे भूल सकता था जो उसके दिल पर छपा था। उस पेंटिंग के कॉर्नर में F.B का साइन था। दूसरी तरफ पेंटर ने अपना फुल सिग्नेचर किया हुआ था, रेबेका फ्रीन सरोजा आर्मस्ट्रॉन्ग। उसे यकीन नहीं आ रहा था। ये सब देखकर उसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हो रहा था। मुस्कुराती हुई बेकी उसे इस घर में घूमती हुई महसूस हो रही थी।
कहीं बिस्तर पर बैठी, कहीं सोफों पर उससे लड़ती, कहीं शरारत करती, उसके पीछे भागती और कहीं उसके वार से बचती। उसकी मुस्कुराहटें हर जगह महसूस हो रही थी। चलते हुए आकर जब वो एक ड्रेसिंग के सामने खड़ा हुआ तो वहाँ पर फोटो फ्रेम में एक तस्वीर थी। बेकी वाइट गाउन में खड़ी थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में मुस्कुरा कर देख रहे थे। ये उनकी शादी की तस्वीर थी। रीन पागल सा होने लगा। उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। उसके सर में दर्द होने लगा। बातें एक के बाद एक घूमती जा रही थीं। उसके लिए कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। वो यूं ही दीवार से टेक लगाकर बैठता चला गया। नाम और क्लर्क उसके पीछे पीछे जब ऊपर आए तो उसे यूं बैठा देखकर डर गए। कहीं फ्रीन को कुछ हो तो नहीं क्या? फ्रीन फ्रीन तुम ठीक हो? ये कहकर नाम उसके पास आना चाह रही थी। फ्रीन ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं नाम, आज नहीं, मुझे ये दर्द बर्दाश्त करने दो। ये कहते हुए उसने मजबूती से आंखें बंद कर रखी थीं। सर का दर्द अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इतना कि अब बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन बहुत सी चीजें अब उसके दिमाग में साफ होती जा रही थीं। वो धुंधली तस्वीरें जो हमेशा अधूरी रह जाती थीं, आज किसी भी कीमत पर उसको उन्हें पूरा करना था। रीन तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नाम उसे लेकर जाना चाहती थी। उसने दोनों हाथों से सर को थाम रखा था। नहीं नाम, मुझे कुछ याद आ रहा है, प्लीज मुझे याद करने दो। कर्क ने नाम को रोक दिया। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। कर्क ने उसे हौसला दिया। यूं ही तेज दर्द के साथ रीन अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। इस दर्द से उसकी बीती हुई यादें, उनका दरवाज़ा अब खुलने लगा था और उसे अपने पास से जुड़ी हर वो याद वापस मिलने वाली थी जिसमें उसका प्यार था, उसके हर सवाल का जवाब था, जिसमें बेकी थी। और सीन मूव होता है आलिसारा के घर पे। वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तभी उसकी एक पुरानी दोस्त उससे मिलने आई। मे आई कम इन, मिस आलिसारा? प्लिंग ने उसके लॉन्च एरिया में आते हुए कहा। तुम? इतने दिनों बाद शक्ल दिखाई, ये कहकर उसने अपनी दोस्त को गले लगा लिया। कैसी हो प्लिंग? अलिसारा ने पूछा। मैं एकदम मजे में, प्लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारे कपड़े का काम? इतनी पढ़ने लिखने के बाद भी हो तो तुम दर्जन ही। वो अलिसारा का मजाक उड़ाते हुए बोली। जादूगर होने से तो अच्छा है, लोगों की याददाश्त मिटाने से तो बहुत अच्छा है, अलिसारा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। वो एक हिप्नोटिज्म एक्सपर्ट थी। वो लोग जो बहुत ही बुरे हादसों से गुजरते थे, जैसे मर्डर या फिर रेप, उनकी यादें मिटाने में उनकी मदद करती थी ताकि वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकें। तुम्हें क्या पता इस जादूगरी में भी कितना मज़ा है, प्लिंग ने ब्रैग करते हुए कहा। और तुम बताओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? उसने अलिसारा से पूछा। सब कुछ एकदम ठीक। और तुम बताओ, दोबारा तुम्हारा कभी लंदन आना हुआ ही नहीं? प्लिंग उससे शिकायत कर रही थी। हाँ हाँ, जैसे तुम तो हर साल थाईलैंड आती हो। बस तुम्हें तो पता है, काम, घर, बच्चे, इन्हीं में लाइफ लगी रहती है, अलिसारा मुस्कुराकर कह रही थी। वैसे मज़ा आता होगा ना लोगों के दिमाग के साथ खेलकर? अलिसारा हमेशा ही प्लिंग से इम्प्रेस रहती थी। वो हिप्नोटिज्म एक्सपर्ट थी और किसी की यादों के साथ भी खेल सकती थी, उन्हें मिटा सकती थी। प्लिंग ने उसे
अपने काम के बारे में बताते हुए कहा, हिप्नोटिज्म कोई जादू नहीं है। हम सिर्फ इंसान की बुरी यादों को उसके सबकॉन्शियस माइंड में बंद कर देते हैं। लेकिन अगर वो कभी किसी ऐसी चीज़ को देखे जो उसके पास से जुड़ी है, उसकी इमोशंस और यादों से जुड़ी है, तो हो सकता है कि उसे सब कुछ याद आ जाए। अलिसारा हैरानी से उसे देखने लगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? प्लिंग ने हाँ में सर हिलाया। जैसे बुरी यादों को सबकॉन्शियस माइंड में रखना पॉसिबल है, वैसे ही वो अगर किसी ऐसी चीज़ की कनेक्शन में आए जो उस हादसे हो या उस याद से जुड़ी हो, तो उन यादों का वापस आना भी पॉसिबल है। इंसानी दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमारी समझ से बहुत ऊपर, प्लिंग ने कहा। अलिसारा ने हाँ में सर हिलाया। वो दोनों यूं ही बातें कर रही थीं। तभी खुनकुआ और रायल अलिसारा के घर में आए। अरे रायल, आप? अलिसारा ने मुस्कुराकर रायल को देखा। एक अजीब सा अट्रैक्शन था इस बच्चे से। जब भी वो इसे देखती, खुद ब खुद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती थी। वो आया और आकर अलिसारा के सामने झुक गया। आपका दिन अच्छा हो, उसने झुकते हुए कहा। तुम्हारा दिन भी अच्छा हो, अलिसारा ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा। खुन ह्यूंजू अपने कमरे में है, आप उनके पास ही चले जाओ, तब मैं आप दोनों के लिए कुछ मज़ेदार सा भिजवाती हूँ, वो मुस्कुराकर कह रही थी। रायल ने दोबारा से सर झुकाया और उसके बाद स्टेयर्स चढ़कर ऊपर चला गया। खुनकुआ बड़ी गहरी नज़रों से डॉक्टर प्लिंग को देख रहा था। ये उन दोनों की दूसरी मुलाकात थी। प्लिंग को ये चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाई ये कौन है। हाय जेंटलमैन, क्या हम पहले मिले हैं? प्लिंग ने कहा। नहीं नहीं, हम पहले नहीं मिले, खुनकुआ ने मुस्कुरा कर कहा। प्लिंग उसे देखने लगी। इसकी मुस्कुराहट, इसकी आंखें बहुत जानी पहचानी हैं, ऐसे जैसे इस इंसान को उसने पहले भी देखा हो। खुनकुआ को उसे देखकर पसीने आ रहे थे। मैम, मैं बस रायल को छोड़ने आया था, अब मैं चलता हूँ, ये कहकर खुनकुआ प्लिंग की आंखों से अनकंफर्टेबल होता वहां से निकल गया और प्लिंग बड़ी गहरी नजरों से उसे देखते रही। और सीन मूव होता है लंदन में। ट्रेन यूं ही दर्द बर्दाश्त करते करते बेहोश हो गया था। नाम और कर्क उसे हॉस्पिटल ले आए थे। हॉस्पिटल रूम में वो अनकॉन्शियस पड़ा था। नाम और कर्क परेशान थे उसे देखकर। उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी उसके होश में आने का इंतज़ार करने के अलावा। वो यूं ही हॉस्पिटल रूम में आंखें बंद किए लेटा था और अब उसकी यादें वापस आ रही थीं। और सीन मूव होता है यूनिवर्सिटी में। एक खूबसूरत और बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बहुत से एलीट क्लास स्टूडेंट पढ़ते थे। आज स्पोर्ट्स गाला था और हर तरफ बहुत ही चहल पहल थी। कर्क बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था और थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला था, पर स्टार प्लेयर का कोई पता नहीं था। ड्रेसिंग रूम में खड़ा वो बाकी सबको डांट रहा था। मैंने तुम सब लोगों को कहा था कि 2 घंटे पहले आ जाना, और तुम लोग इतना लेट आ रहे हो। और ये फ्रीन फ्रीन कहाँ है? वो गुस्से से कह रहा था। और सीन मूव होता है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पर। फ्रीन तेजी से अपनी लग्जरियस बाइक को दौड़ाता हुआ यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ था। थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाला था और फ्रीन के बिना उनके जीतना पॉसिबल ही नहीं था। दौड़ता हुआ जब वो ड्रेसिंग में गया तो कर्क सीने पर बाजू लपेटे उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। ब्लैक पैंट, ब्लैक जैकेट और वाइट शर्ट में वो कूल डूड बनता अंदर आया, उंगली में चाबी घुमाता हुआ। कर्क उसे देखकर बोला, हो गया, अब कुछ काम कर ले? फ्रीन ने मुस्कुरा कर कहा।
टेंशन की क्या बात है दोस्त, जब फ्रीन यहाँ पर है। टाइम पर आ गया ना? टाइम पर? इससे पहले कि मैं गुस्से से तुम्हारा सिर फाड़ दूं, चलो जल्दी से तैयार होकर आओ। कर्क ने गुस्से से कहा। ओके ओके कूल। ये कहकर फ्रीन तेजी से ड्रेसिंग रूम में चला गया और तैयार होकर आया। थोड़ी देर में मैच स्टार्ट हो गया और जैसा कि सबको उम्मीद थी, फ्रीन बास्केट पर बास्केट डालता जा रहा था। फर्स्ट हाफ में उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। फ्रीन की टीम स्कोर में बहुत आगे थी और अब वो सब थोड़ी रिफ्रेशमेंट्स लेने के लिए रुके थे। इंसान तुम जैसे भी हो, पर प्लेयर बहुत अच्छे हो, कर्क ने उसे पानी की बोतल देते हुए कहा। फ्रीन, जो अपने सिर को टॉवल से पोंछ रहा था, उसे देखकर नकली हंसी हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, इंसान भी मैं बहुत अच्छा हूँ, तुमसे तो बहुत ही अच्छा। उसने कर्क को देखकर मुंह बनाकर कहा। इधर उधर किसे देख रहे हो? कर्क ने कहा। कुआ आने वाले थे मेरा मैच देखने, अभी तक आए नहीं। फ्रीन ने पानी की बोतल खोल ली और पानी पीने लगा। थोड़ी देर में किसी को देखकर वो मुस्कुराया। उनको आ गए, मुझे पता था आप मेरा मैच देखने जरूर आएंगे। ये कहकर वो गया और उसने टाइटली खुनकुआ को हक कर लिया। ऐसे कैसे नहीं आता, तुमने बुलाया था, जितनी जल्दी हो सका काम खत्म करके आ गया। आप यहाँ बैठिए ना, सबसे आगे, फ्रीन ने मुस्कुराकर खुनकुआ से कहा और वो सामने वाली सीट पर बैठ गया। अब आप आ गए हैं तो मुझे लग रहा है जैसे मेरा लकी चार्म आ गया हो। अब तो मैं जीत कर ही रहूंगा, फ्रीन मुस्कुरा कर कह रहा था। थोड़ी देर में दोबारा से मैच स्टार्ट हुआ और फ्रीन ने अब भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। वो लोग सिंगल हैंडेडली ये मैच जीत गए और अब वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। खुनकुआ उसके लिए क्लैप कर रहा था। ये लड़का खुनकुआ की एज का ही था, लेकिन फिर भी वो खुनकुआ को अपना बड़ा भाई मानता था, हमेशा उसे रिस्पेक्ट देता था और अपने हर इवेंट पर उसे इनवाइट करता था। उसके लिए खुनकुआ उसके बड़े भाई जैसा था, लेकिन खुनकुआ को हमेशा उसका किया हुआ हर काम, उसकी दी हुई हर एप्रिसिएशन एक चैरिटी की तरह लगती थी। उसकी आंखों में फ्रीन के लिए प्यार नहीं, हमेशा जेलसी होती थी। वो आज भी जेलस होते हुए फ्रीन को देख रहा था, जो मुस्कुरा रहा था, अपनी जीत को एंजॉय कर रहा था। वो खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा जब कुआ को फ्रीन ने रोक दिया। अरे कुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए ना, हम सब बारबेक्यू खाने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कुआ ने उसे मना करते हुए कहा। नहीं फ्रीन, थैंक यू, मुझे किसी को पिक करने जाना है एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट से? कौन है वो? फ्रीन ने कहा। कोई ख़ास नहीं, बस यूं ही तुम समझ लो कि बस कोई रैंडम है, इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन जाना ज़रूरी है। कुआ उसे ये नहीं बताना चाहता था कि वो उस लड़की को एयरपोर्ट पर पिक करने जा रहा है, जो उसके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो लड़की जिसे वो 12 साल की उम्र से प्यार करता है। वन साइडेड लव। वो प्यार था या ऑब्सेशन, ये तो नहीं पता, पर उसकी ज़िंदगी का मकसद उस लड़की को हासिल कर लेना था। फ्रीन मुस्कुराया और उसे देखकर बोला, चलें ठीक है, पर कल पार्टी पक्की। फ्रीन ने कहा और खुनकुआ मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाने लगा। और सीन मूव होता है प्रेजेंट में बेकी के घर। बेकी की मॉम अपने कमरे में बैठी बेकी की पुरानी चीज़ें देख रही थी। वो कोरियर जो बेकी ने लंदन से आने से पहले उनके लिए भेजा था, जिसमें फ्रीन की और उसकी बहुत खूबसूरत तस्वीरें थीं, उनकी शादी की तस्वीरें और बहुत सी चीज़ें।
जो उन दोनों की यादों से जुड़ी थी, ख़ास तौर पर बेकी की एक डायरी जो वो रेगुलरली लिखती थी, अपने पास एक राज की तरह रखती थी। ये सब चीज़ें बेकी की बंद यादों की चाबी थी, जिसे उन्हें हमेशा उससे छुपा कर रखना था। आज बेकी का रोया हुआ चेहरा, उसकी बातें सुनकर बेकी की मॉम कंफ्यूज हो गई थी। कौन सच्चा है कौन झूठा, उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तभी उनका फ़ोन बजने लगा। ये खून कुआ की कॉल थी। हाँ कुआ, कैसे हो? बेकी की मॉम ने कहा। मैं ठीक हूँ मॉम, आप बताइए वहाँ सब ठीक है? खून कुआ ने थोड़े परेशान होते हुए कहा। हाँ, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, क्यों कुछ हुआ है क्या? बेकी की मॉम ने पूछा। मैं बस ये चाहता था कि मेक श्योर कर लूँ, वहाँ पे उसके पास से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना, जो उसे लंदन में जो कुछ हुआ वो याद दिला दे? खून कुआ मेक श्योर करना चाहता था। आज ब्लिंक को देखकर वो बहुत डर गया था। नहीं बेटा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बेकी के बचपन की चीज़ें, तुम दोनों की तस्वीरें, यही सब है हमारे घर में, और कुछ नहीं है। बेकी की मॉम ने कहा। थैंक यू मॉम, मुझे आप पर बहुत ट्रस्ट है। आपको पता है ना, अगर बेकी ये सब कुछ देखेगी तो उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। बड़ी मुश्किल से वो ज़िंदगी की तरफ वापस आई है। खून कुआ न जाने उन्हें क्या समझाना चाहता था। बेकी की मॉम उसकी बात सुनकर रह गई। ठीक है, मैं फिर बाद में बात करता हूँ, खून कुआ ने कहा। हाँ, यहाँ पर सब ठीक है, बेकी की मॉम ने कहा, और फ़ोन बंद हो गया। उसकी मॉम उन सब चीज़ों को देखने लगी और अपनी पुरानी बेकी को याद करने लगी। वो कॉन्फिडेंट लड़की जिसकी माँ होने पर उन्हें हमेशा प्राउड होता था, जो अपने फैसले खुद लेती थी। अपने एक्सीडेंट के बाद उन्हें उनकी बेटी जिंदा तो मिली, पर अब वो बेकी रही ही नहीं थी जिसे वो जानती थी, जो हर किसी को कॉन्फिडेंस से देखकर, उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया करती थी। अब तो वो एक छोटी जिंदगी गुजार रही थी। उसकी मॉम ने कुछ सोचा और वो सारी चीज़ें समेटकर बेकी के कमरे में चली गई। वो अभी भी सोफे पर बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। रीन उसे शिद्दत से याद आ रहा था। उसका एक हाथ अपने दिल पर था। हर धड़कन में वो रीन के नाम को महसूस कर रही थी। तभी उसकी मॉम अंदर आई। मॉम, आप? बेकी उन्हें देखकर उनकी तरफ मुड़ी। वो उसके पास बैठ गई। मुझे लगता है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है बेकी, वो रोते हुए उसे देखकर कह रही थी। बेकी कंफ्यूज सी उन्हें देखने लगी। क्या हुआ मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेकी ने कहा। उन्होंने प्यार से बेकी के बाल सहलाए और एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारी यादों का वो हिस्सा है जिसे हम सब ने तुमसे छुपाया है। ये तुम्हारा है। शायद इन्हें देखने से तुम्हें अपनी आज में मदद मिले। बेकी की मॉम उसे देखकर उम्मीद से कह रही थी। बेकी उन्हें देखने लगी। क्या है इसमें? आराम से बैठकर देखो, उसकी मॉम ने ये कहा और कमरे से चली गई। बेकी ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया और बेड पर बैठकर उस बॉक्स को खोला। उन चीज़ों को देखकर वो तो हैरान रह गई। उसकी और फ्रीन की शादी की पिक्चर्स, उनके एक साथ गुजारे हुए स्वीट मोमेंट्स की पिक्चर्स। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। तभी उसे अपनी एक पुरानी डायरी मिली। जब उसने उस डायरी को खोला और उसे पढ़ने लगी तो लगा जैसे उसके दिमाग के बंद दरवाजे खुलने लगे हों। और सीन मूव होता है हीथ्रो एयरपोर्ट पर। बेकी पहली बार लंदन आई थी। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आई तो खून कुआ एक लग्जरियस कार में उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे आता देखकर वो बाहर निकला। बेकी, ये कहकर उसने दोनों बाजू फैलाए। बेकी दौड़ कर गई और खून कुआ को टाइटली हग कर लिया। कुआ, मैंने आपको बहुत 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 मिस किया, ये कहकर वो
उसे और भी टाइटली हग करती जा रही थी। हुनकुआ का दिल सुकून से भरने लगा। उसकी उंगलियां एक अजीब तरह से बेकी की कमर पर घूमने लगीं। उसका एक हाथ बेकी की पीठ सहलाने लगा और दूसरा हाथ उसके पेल्विस पर घूमने लगा। बेकी अनकंफर्टेबल हो गई और झटके से उससे अलग हुई। कैसे हैं आप? सब कुछ कैसा चल रहा है? बेकी ने मुस्कुरा कर कहा। देख लो कैसा हूं मैं, और सब कैसा चल रहा है तुम्हें पता ही है। पढ़ाई, जॉब और बस। हुनकुआ ने मुस्कुरा कर कहा। बेकी उसे देखने लगी। ये कार ये कार आप कहाँ से लाए? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। बेकी हुनकुआ की लग्जरियस कार को देखकर कह रही थी। उस पर हाथ फेर रही थी। इसका एक नाम भी है, मिस ट्यूनपिन। मिस ट्यूनपिन मतलब फुल मून। ये सुनकर बेकी हंसने लगी। किसकी है ये कार? मेरे एक दोस्त की है, हुनकुआ ने कहा। आपका दोस्त बहुत क्लासी है, उसने कार को देखकर कहा। अच्छा, सारी बातें बाहर ही करोगी? अंदर बैठ जाओ। हुनकुआ ने यह कहकर गाड़ी का दरवाजा खोला और बेकी को गाड़ी में बिठा दिया। ये मिस ट्यूनपिन तो बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छी है। आपके दोस्त की बहुत अच्छी चॉइस है और वो चीज़ों को नाम देता है। उसे ये बात बहुत क्यूट लगी थी। हुनकुआ को बेकी के मुंह से रीन की तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, चलो चलते हैं। अंकल ने कुछ कहा तो नहीं? हुनकुआ ने कहा। नहीं, थैंक्स टू यू। अगर आप नहीं होते तो स्कॉलरशिप के बाद भी डैड मुझे कभी लंदन नहीं आने देते। बेकी ने मुंह बनाकर कहा। अपनी बेटी से ज़्यादा तो वो आपको चाहते हैं। हुनकुआ मुस्कुराने लगा। वो तुम्हें भी बहुत चाहते हैं और तुम्हारे लिए दुनिया की बेस्ट चीज़ चाहते हैं। बस इतनी सी बात है। हुनकुआ मुस्कुराने लगा और उसने गाड़ी चला दी। बेकी बाहर नज़ारों को देख रही थी। पहली दफ़ा वो लंदन आई थी। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की चीज़ें, यहाँ के लोग कितने अलग से लग रहे थे। वो एक बच्चे की तरह एक्साइटेड होती विंडो से बाहर देख रही थी। और थोड़ी देर में वो लोग गर्ल्स हॉस्टल के पास आकर रुक गए। चलिए मैडम, आपका सामान ऊपर लेकर चलें। हुनकुआ ने कहा। क्या हम इस मिस डुनपिन में थोड़ी लंबी ड्राइव के लिए नहीं जा सकते? बेकी ने कहा। नहीं, मुझे ये कार वापस करनी है। जिसकी है वो बहुत ज़्यादा अकड़ू है। अगर ज़रा सा भी स्क्रैच आया तो मुझे इसके पैसे भरने पड़ेंगे। हुनकुआ ने कहा। क्या वाकई वो इतना क्रूअल है? बेकी ने हैरानी से कहा। उसने अपने दोस्त को एक इतनी लग्जरियस कार दे दी चलाने के लिए और फिर भी छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ता है। बेकी को बहुत हैरानी हुई। हाँ, तुम्हें पता तो है, अमीर लड़के उनके साथ बना कर रखनी पड़ती है काम निकलवाने के लिए। हुनकुआ की ये बात बेकी को कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। भला रिश्ते भी पैसों पर रिलाई करते हैं क्या? पर वो कुछ बोली नहीं और वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल आए। बाय बाय मिस टुनपिन, उसने गाड़ी को देखकर स्माइल करते हुए वेव करते हुए कहा और हुनकुआ के साथ अपना सामान लेकर ऊपर हॉस्टल में चली गई। हुनकुआ ने वो सारा सामान उसके हॉस्टल रूम में रखवा दिया। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैं 2 दिन यहाँ नहीं रहूँगा, मैनचेस्टर जा रहा हूँ। और यहाँ पर सारे नंबर हैं। अगर तुम्हें ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है, बुक्स ऑर्डर करनी है, कोई भी चीज़ चाहिए तो यहाँ से ले सकती हो। हुनकुआ ने उसे एक लिस्ट पकड़ाते हुए कहा। थैंक यू कुआ। बेकी ने मुस्कुरा कर कहा। थैंक यू किस बात का? मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर हुनकुआ बेकी के चेहरे पर आई कुछ लटें पीछे करने लगा।
बेकी की हंसी थोड़ी सी हल्की हो गई। वो जानती थी खुनकुआ उसके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। ओके, अब आपको देर हो रही होगी ना? बेकी ने उसे देखकर कहा, जो अभी उसकी आंखों में ही झांक रहा था। हाँ, मैं चलता हूँ, ये कहकर हुनकुआ कमरे से बाहर निकल गया। और सीन मूव होता है कुछ घंटों बाद। बेकी ने अपना सारा सामान रूम में सेट कर लिया था। उसने हुनकुआ की दी हुई लिस्ट को पकड़ा और अपने लिए अपनी पसंद की एक बुक ऑर्डर कर ली। थोड़ी देर में पार्सल डिलीवर हो गया। जब उसने खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वो बुक्स तो नहीं, वो जो उसने ऑर्डर की थी। ये तो कॉमिक बुक्स थीं। वो हैरान सी उन बुक्स को देखने लगी और उसने डिलीवरी गाय को कॉल बैक किया। हाय, ये आपने मुझे कौन सा पार्सल दे दिया है? ये बुक्स मेरी नहीं हैं। बेकी ने डिलीवरी बॉय से कहा, मैम, जो आपने एड्रेस दिया था ये वही है, रूम नंबर 116। उसने एड्रेस बताते हुए कहा, पर ये मेरा पार्सल नहीं है। थोड़ी देर में डिलीवरी गाय से लड़ते हुए उसके रूम में एक पियून आया। दरवाजे पर नॉक हुई। कौन है? बेकी ने पूछा। पियून अंदर आया और उससे बोला, मैडम, नीचे आपके लिए रिसेप्शन पर फोन है, सामने बॉयज हॉस्टल से। क्या? बॉयज हॉस्टल से? बेकी थोड़ी सी हैरान हुई। उसने डिलीवरी गाय से यूं ही लड़ते हुए फोन बंद कर दिया और नीचे आई। मैम, मैं रेबेका, मेरे लिए फ़ोन आया है। जी जी, ये आपके लिए आया है, सामने वाले हॉस्टल से, मेट्रन ने कहा। बेकी ने कॉल अटेंड की। हाय, आप कौन? एक्सक्यूज मी मैम, आपके साथ मेरी बुक्स चेंज हो गई हैं, प्रीन ने कहा। ओ हाँ, वो एक्चुअली बस मेरे ख्याल से कोई डिलीवरी में मसला हो गया है, एक जैसे एड्रेस की वजह से। अ, आप मुझे कुछ टाइम दीजिए और अपना रूम नंबर बता दीजिए, मैं ये आपके पास पहुंचा देती हूँ। बेकी ने कहा, मैं यहाँ सामने ही हॉस्टल में हूँ, बॉयज़ हॉस्टल में, रूम नंबर है 116। ये फ्रीन की आवाज़ थी। उसकी कॉमिक बुक गलती से बेकी के एड्रेस पर चली गई थी। ठीक है, मैं थोड़ी देर में लेकर आती हूँ, बेकी ने कहा और फ्रीन बेकी के आने का इंतज़ार करने लगा। उस कमरे में उसके साथ कर्क भी था। फ्रीन ने किताब उठाई और खोलकर उसे देखने लगा। एक मोटी भारी सी किताब, कोई रोमांटिक नॉवल लगता है। उसने किताब को अलट पलट कर देखा। इतने सारे वर्ड्स और कोई पिक्चर भी नहीं। किसी बूढ़ी नानी की सी लगती है। फ्रीन उस किताब को देखकर कह रहा था। कर्क हंसने लगा। बूढ़ी नानी नहीं, लड़कियां इसी तरह की नॉवल वगैरह पढ़ती हैं, उन्हें रोमांस का बहुत शौक होता है ना। कर्क, जिसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स थीं, किसी एक्सपर्ट की तरह बोला। तुम तो जर्क हो, फ्रीन ने कहा। उसके बाद वो दोनों वहां बैठे ऑरेंजेस खाने लगे और उसके छिलके बेकी की बुक पर थे। थोड़ी देर में उसके दरवाजे पर नॉक हुई। लगता है आ गई मेरी कॉमिक्स लेकर। फर्स्ट एडिशन है और मैं पढ़ने के लिए पागल हो रहा था, ये कहकर फ्रीन उठा और तेजी से दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की थी, बंधे हुए बाल, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में, हाथ में पार्सल लिए, जो बड़ी दिलचस्पी से फ्रीन को देख रही थी। वो वेस्ट में था, ब्लैक कलर की, और नीचे एक रेड कलर की ट्राउज़र पहनी थी, जिस पर बड़े बड़े मिकी माउस थे। उसकी वेस्ट पर भी एक एक्शन हीरो की पिक्चर थी। बेकी अपनी हंसी रोकते हुए इसे देखते हुए बोली, हाय, मैं रेबेका, ये आपकी बुक्स। उसने बुक्स फ्रीन की तरफ बढ़ाई। थैंक यू, ये कहकर
उसने निकालकर अपनी कॉमिक बुक्स चेक की। हो, मैं तो डर गया था कि कहीं मेरी बुक्स को कुछ हो ना जाए। वो बेकी को अंदर आने के लिए भी नहीं पूछ रहा था, अपनी बुक्स में ही लगा हुआ था। वो मेरी बुक? बेकी ने पूछा। हाँ, वो वहां। उसने बुक की तरफ इशारा किया। बेकी उसे धक्का देती हुई अंदर आई। बेकी की बुक के ऊपर ग्रीन के ऑरेंजेस के छिलके पड़े थे। ये देखकर उसके अंदर तो गुस्से का एक तूफान मच गया। वो गुस्से से फ्रीन को देखकर बोली, जिस तरह के आप इंसान हैं, आपकी हरकतें भी उसी तरह की हैं। फ्रीन हैरानी से उसे देखने लगा। मैडम, क्या हुआ? पता हो अगर आपको, तो दूसरों की चीज का ख्याल रखते हैं, ख्याल से उन तक पहुंचाते हैं। जैसे आपकी इन भद्दी बुक्स को मैंने कुछ नहीं होने दिया और ठीक तरीके से आपके पास पहुंचाया, पर आपने मेरी इस किताब का क्या हाल किया है? आपने इसके ऊपर छिलके रखे। आपको मैनर्स हैं कि नहीं? वो बोलते जा रही थी। फ्रीन को भी गुस्सा आने लगा, पर इस बात पर नहीं कि उसने मैनरलेस कहा फ्रीन को। बस, अगर आपने दोबारा मेरी बुक्स के बारे में कुछ गलत कहा तो अच्छा नहीं होगा मैडम। फ्रीन कॉमिक बुक्स के लिए लड़ रहा था। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोला, आंखों में शोले थे। ये बुक्स हमारे लिए इंस्पिरेशन है। ऐसी दुनिया में जहां पर हमें लूजर माना जाता है, तुम जैसे बच्चों की वजह से जो इतनी भारी भरकम किताबें पढ़ते हैं। जब लव स्टोरी ही पढ़नी है, इतनी मोटी लव स्टोरी पढ़ने की क्या जरूरत है? जाकर कोई 3.5 घंटे की मूवी नहीं देख सकती थी तुम? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें कमेंट नहीं किया इतना मोटा नॉवल पढ़ने के लिए, पर तुमने किया। माफी मांगो इस बात की। कर्क उन दोनों को देख रहा था। माफी? किस बात की माफी? पागल हो गए हो क्या तुम? एक तो खुद गलती करते हो, ऊपर से मुझसे माफी मांगने के लिए कह रहे हो। बेकी उससे गुस्से से कह रही थी। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, इन योर ड्रीम्स। ये कहकर वो फ्रीन के सामने चुटकी बजाती अपनी किताब लेकर वहां चली गई। पागल हो तुम, और तुम्हारा कमरा देखकर ही किसी जू जैसा लगता है, मंकी। ये कहकर वो वहां से निकल गई। हाँ हाँ, तो तुम कहाँ की प्रिंसेस हो? एकदम बंदरिया जैसी लगती हो, फ्रीन ने कहा। और ये उनकी पहली मुलाकात थी। कर्क खामोशी से बैठा उन्हें देख रहा था। फ्रीन, छोड़ो ना यार, अरे पागल है ये लड़की। देखा था खुद को, और बातें मुझे कर रही है। कर्क ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, वैसे वो कुछ ज्यादा गलत नहीं कर रही थी। कभी कभी तुम्हारा चेहरा चिंपांजी से बहुत मिलता है। फ्रीन ने सामने पड़ा तकिया उठाकर कर्क को दे मारा, जो हंसने लगा। बेकी पैर पटकती अपने रूम में आई। तभी उसे खुनकुआ की कॉल आई। बेकी, क्या हुआ? फोन क्यों अटेंड नहीं कर रही थी? खुनकुआ ने कहा। कुछ नहीं, मैंने एक बुक मंगवाई थी, गलती से सामने हॉस्टल में डिलीवर हो गई थी, वही लेने गई थी बस। बेकी ने कहा। ओह, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। प्रॉब्लम? आपके हॉस्टल में तो सारे पागल रहते हैं। और उसने वो सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। किसी हॉस्टल के लड़के ने उसकी किताब पर छिलके रख दिए थे। इतना बड़ा क्राइम, वो भी रेबेका आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक्स के साथ। बेचारा, उसकी क्या हालत की होगी। बेकी ने ये सोच सोचकर खुनकुआ हंस रहा था। अच्छा अच्छा, मेरी क्वीन भी, बस करो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा और उसके बाद तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक कर दूंगा, खुनकुआ ने कहा। बेकी हंसने लगी और फिर वो दोनों काफी देर बातें करते रहे। और सीन मूव होता है 2 दिन बाद। लंदन में सिटी फेस्टिवल था। फ्रीन कर्क के साथ आया था। उसने खुनकुआ से भी पूछा था, लेकिन वो कहीं बिजी थे। फ्रीन कर्क के साथ पैंट की पॉकेट में हाथ डाले स्टॉल्स पर जा रहा था, चीजें खा रहा था, गेम्स खेल रहा था। तभी एक लड़की को देखकर उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई। खुले बालों में बहुत तरीके से तैयार हुई एक खूबसूरत सी लड़की। उसके गुलाबी होंठ, फ्रीन उसके होंठों को ही देखता जा रहा था। एक खूबसूरत तीखी नाक,
दो आंखें जिन पर घनी पलकें सजी हुई थी। मुस्कुराकर वो एक स्टॉल पर खड़ी थी, गन से निशाना लगा रही थी। अपने लिए एक टेडी बियर लेना चाहती थी। फ्रीन उसे देखकर मुस्कुराता रहा और फिर उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास बढ़ गया। ये वैसी तो नहीं लग रही थी। आज ये लड़की कुछ अलग लग रही थी। 2 दिन पहले जब उसने इसे देखा था तब काफी थकी हुई, बहुत ही अजीब से हुलिये में थी, लेकिन आज वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। फ्रीन खुद ब खुद चलता हुआ उसके स्टॉल के पास आया और उसे यूं ही अलग अलग मुंह बनाकर निशाने लगाते हुए देखकर मुस्कुराने और एंजॉय करने लगा। थोड़ी देर में बेकी ने फाइनली एक निशाना ठीक लगाया और अपने लिए एक टेडी बियर जीत लिया। उसे लेकर वो एक बच्ची की तरह मुस्कुरा रही थी। उसके बाद पूरा दिन फ्रीन की नजरें उसे अलग अलग स्टॉल्स पर जाते हुए देखती रहीं, मुस्कुराते हुए देखती रहीं। वो जब भी किसी चीज को खाकर एंजॉय करती तो फ्रीन मुस्कुराने लगता। जब भी किसी से टकराती और बहस करती तो फ्रीन की हंसी और भी बड़ी हो जाती। वो उसके अंदर एक बच्चे को देख रहा था जो यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रही थी, इस बात से अनजान कि 2 गहरी भूरी आंखें पूरा दिन उस पर टिकी रही थीं। फ्रीन को अपने दिल में एक अजीब सी हलचल होती हुई महसूस हो रही थी। दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो यहाँ क्या करने आया था, किसके साथ आया था, अब कुछ याद नहीं था। उसका दिल चाह रहा था कि बस पूरी दिन, पूरी जिंदगी इस लड़की को यूं ही हंसता मुस्कुराता देखता रहे, जो अलग अलग स्टॉल्स पर जा रही थी, हर चीज को एंजॉय कर रही थी। तभी एक लड़की ने उसे आवाज दी, बेकी, इधर आओ। फ्रीन उस दूसरी लड़की को देखने लगा। बेकी? बेकी नाम है इसका। वो मुस्कुराने लगा। बेकी अपनी दोस्त के साथ कुछ बात करने लगी और उसके बाद वो दोनों फेस्टिवल से चले गए। फ्रीन काफी देर वहीं खड़ा रहा जहां से गुजरकर बेकी गई थी। तभी कर्क उसके पास आया। ओ हेलो हीरो, मैं कुछ देर के लिए लड़कियों के साथ बिजी क्या हुआ? तुम तो गायब ही हो गए। क्या हुआ? कोई अच्छी लगी क्या? कर्क ने उसे देखकर पूछा। फ्रीन ने मुंह बनाकर उसे देखकर कहा, कुछ भी। दूसरी तरफ बेकी अपनी दोस्त के साथ चलती खून कुआं के पास आई। उसके हाथ में टेडी बियर और बहुत सी चीजें थी। खून कुआं उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम खुश हो? खून कुआं ने पूछा। बहुत खुश, ये फेस्टिवल बहुत अच्छा है। ये हर हफ्ते नहीं हो सकता क्या? बेकी ने कहा और खून कुआं हंसने लगा। उसने एक बच्चे की तरह उसके बाल खराब किए। कुआं, बेकी ने मुंह बनाकर कहा। बच्ची हो तुम, बिल्कुल बच्ची। अब चलो, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, फिर मुझे कहीं जाना है। आज भी वो फ्रीन की कार बोरो करके बेकी को लेने आया था। बेकी उसके साथ फ्रीन की कार में बैठी और फिर खून कुआं ने उसे हॉस्टल ड्रॉप कर दिया और कार ले जाकर फ्रीन के घर खड़ी कर दी। फेस्टिवल के बाद उन तीनों का हॉस्टल की छत पर ड्रिंकिंग का प्लान था। खून कुआं उनके साथ ड्रिंक करने हॉस्टल चला गया और सीन मूव होता है हॉस्टल की छत पर। बेकी की नजरें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशबू फ्रीन के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वो बैठा ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। वो तीनों एक साथ बैठे थे पर फ्रीन कहीं खोया हुआ था। तभी कर्क ने कहा, यार मेरी जो रिसेंट गर्लफ्रेंड है, मैं तो उससे बहुत बोर हो चुका हूँ। हमेशा एक ही तरह की बातें करती है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से अब उन तीनों के गाल लाल हो रहे थे। खून कुआं ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कुछ कर लो अपनी जिंदगी के साथ। खून कुआं की बात सुनकर कर्क ने कहा, आपकी तरह
सिर्फ पढ़ाई और नौकरियों में लगा रहूं और ज़िंदगी में कुछ ना करूं। ये कहकर वो हंसने लगा। प्रीन को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कर्क ने खुनकुआ का मजाक उड़ाया। ओए, तमीज से, प्रीन ने उसे टोका। ओके ओके, सॉरी, खुनकुआ ने कहा। वैसे भी मैं किसी को पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो दोनों उसे देखने लगे। पसंद करते हैं? कौन है? कैसी है? प्यारी है क्या? हाइट क्या है उसकी? क्या वो ब्रिटिश है? नहीं, मुझे लगता है थाई होगी। उन दोनों के सवाल एक के बाद एक आते जा रहे थे। खुनकुआ उन दोनों का चेहरा देखने लगा। नशे में उसने पहली दफा अपनी कोई प्राइवेट बात उनसे शेयर कर दी थी। नहीं नहीं, मैं तो अपनी मॉम की बात कर रहा था। खुनकुआ ने बात बदल दी और वो दोनों सीधे होकर बैठ गए। हम तो एक्साइटेड हो गए थे कि आपकी शादी देखने को मिलेगी, रीन ने मुंह बनाकर कहा। कर्ट ने भी। खुनकुआ ने सुकून का सांस लिया। वो नहीं चाहता था कि बेकी रीन से या कर्क से मिले। वो दोनों उससे कितने अमीर थे। अगर बेकी उनमें से किसी में अट्रैक्ट हो गई तो, खास तौर पर फ्रीन, वो कितना हैंडसम था। वो जानता था कि फ्रीन उसके ऊपर कॉलेज की सारी लड़कियां मरती हैं। वो अलग बात है कि वो कभी ब्रैक नहीं करता था और ना ही किसी में इंटरेस्ट लेता था। लेकिन अगर बेकी भी उसमें इंटरेस्टेड हो गई तो? नहीं, वो फ्रीन को कभी भी बेकी के करीब नहीं आने देगा। खुनकुआ यही सोचता जा रहा था। कहाँ खो गए? कर्क ने पूछा। नहीं, कहीं नहीं, खोया तो ये है, खुनकुआ ने फ्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या हुआ भाई, प्यार हो गया है कि किसी से? कर्क ने पूछा। अगर किसी से प्यार हुआ होता तो इस तरह मजनू ना बना होता, उसके आगे पीछे घूम रहा होता, खुनकुआ ने कहा। फ्रीन खुनकुआ का चेहरा देखने लगा। क्या मतलब? मतलब साफ है यार, अगर तुम किसी लड़की की तरफ उंगली भी उठाओ वो तो तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। कितना पैसा है तुम्हारे पास, हर चीज दे सकते हो, जिस पर उंगली रखोगे वो अगले दिन तुम्हारी बाहों में होगी। खुनकुआ की ये बात रीन को परेशान कर गई। तो यानी उसकी जिंदगी में अगर कोई लड़की आएगी तो उसके स्टेटस और पैसे की वजह से आएगी? क्या बेकी भी? वो ये सोचने लगा और फिर से बियर पीने लगा। और सीन मूव होता है मॉर्निंग में। रीन परेशान सा खड़ा आईने में खुद को देख रहा था। एक के बाद एक शर्ट्स बदलता जा रहा था। नहीं यार, ये भी बहुत अच्छी है। दैट इज टू रिच। ओ नहीं, ये तो देखकर ही पता लग जाएगा कि मैं कितना अमीर हूँ। वो यूं ही परेशान सा शर्ट्स पे शर्ट्स बदलता जा रहा था। तभी उसका बटलर जॉनथन उसके लिए कॉफी लेकर कमरे में आया। फ्रीन, आपकी कॉफी, ये कहकर जॉनथन ने कॉफी वहां टेबल पर रख दी। फ्रीन ने जॉनथन को गुस्से से देखा। जॉनथन, बस 2 मिनट बाद। वो जॉनथन का चेहरा और फिर उसके कपड़े देखने लगा। एक्चुअली नॉट बैड यार जॉनथन। जॉनथन उसे देखने लगा। क्या हुआ? फ्रीन की आंखें जॉनथन को डराने लगी। उसकी आंखें शरारत से भरी थीं। शर्ट उतारो। क्या? जल्दी करो, अपने कपड़े उतारो। पर फ्रीन, मैं ऐसा नहीं हूं, उसने दोनों हाथों से खुद को ढकते हुए कहा। देखो, मैं भी ऐसा नहीं हूं, पर कभी कभी करना पड़ता है। तुम मुझे जानते हो, कितने टाइम से जानते हो ना। लेकिन इमरजेंसी है। आपको कौन सी इमरजेंसी है? जोनाथन ने पूछा। तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम बस अपने कपड़े निकालो। पर फ्रीन, कहा ना, शर्ट उतारो। जोनाथन को फ्रीन से डर लग रहा था। उसने आंखें जोर से बंद की और धीरे धीरे शर्ट के बटन खोले। फ्रीन ने भी अपनी शर्ट उतार दी और जोनाथन को अपनी शर्ट देकर बोला, परफेक्ट, तुम ये पहन लो और मुझे अपनी शर्ट पहनने दो। ये कहकर फ्रीन दोबारा ड्रेसिंग के पास चला गया और जाकर जोनाथन की शर्ट पहनकर खुद को देखने लगा। जोनाथन ने आंखें खोली और सुकून का सांस लिया। फ्रीन को सिर्फ शर्ट चाहिए थी। जोनाथन, तुम्हारे पास ऐसे और कपड़े हैं क्या? फ्रीन ने पूछा। हाँ है ना, मेरे पास तो सारे इसी तरह के हैं। वेरी गुड, एक बैग पकड़ो
अपनी वार्डरोब में जितने कपड़े हैं सारे मुझे दे दो और मेरे सारे कपड़े आज से तुम पहनना। रीन ने कहा, बल्कि रुको, मेरे कपड़े मत पहनना। उसने वॉलेट से पैसे निकालकर जॉनथन को दिए। अपनी पूरी वार्डरोब चेंज कर लो। जॉनथन उसे देखकर रह गया। रीन मुड़ा और उसे देखकर बोला। उसने अपने बाल थोड़े खराब कर लिए थे, कपड़े भी बहुत ही रफ पहने थे और जॉनथन को देखकर कह रहा था, देखो, लग रहा हूं ना मैं बिल्कुल गरीब बेचारा सा। बताओ मुझे। गरीब तो लग रहे हैं, पर मुझे लगता है आपको डॉक्टर की जरूरत है। जॉनथन हैरानी से उसे देख रहा था। छोड़ो तुम इन बातों को और मुझे बताओ, तुम्हारे पास तुम्हारे पास जो स्कूटी है उसकी चाबी कहाँ है? जॉनथन ने पॉकेट से उसे चाबी निकालकर देते हुए कहा, ये है। वेरी गुड। तुमने मेरी बाइक देखी है ना जॉनथन? आज से तुम मेरी बाइक चलाओगे और मैं तुम्हारी स्कूटी। पर गुनफ्रीन, वो तो बिल्कुल ही रफ है। उसको मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है और उसका पेंट भी उखड़ गया है। जॉनथन हैरानी से फ्रीन को देख रहा था। उसका पेंट भी उखड़ा हुआ है? जॉनथन ने हाँ में सर हिलाया। बहुत रफ है, फटीचर, खटारा बिल्कुल। जॉनथन ने फिर हाँ में सर हिलाया। परफेक्ट, ऐसी ही तो चाहिए थी मुझे। बस आज से तुम मेरी बाइक चलाओ और अपनी स्कूटी मुझे दे दो। पर आप तो तेज स्पीड में चलाते हैं, वो बहुत तेज नहीं चलेगी। अरे जितनी भी चलेगी, चलेगी तो सही ना। प्रीन ने कहा, हाँ चलेगी तो सही, बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ये कहकर वो जॉनथन से उसकी स्कूटी की चाबी लेकर वहां से निकल गया। जॉनथन हैरानी से अभी भी फ्रीन का चेहरा देख रहा था। फ्रीन के दिए हुए पैसे देख रहा था। लगता है खूनफ्रीन पूरी तरह पागल हो गए हैं, जॉनथन ने कहा और कमरा समेटने लगा। और सीन मूव होता है कुछ देर बाद। बेकी अभी अपनी यूनिवर्सिटी के पास पहुंची थी। बस से उतरकर जब वो निकली तो स्टेयर्स चढ़ते हुए सामने उसे वही एनोइंग लड़का मिला जिसके साथ उसकी बुक चेंज हो गई थी। प्रीन पैंट की पॉकेट में हाथ रखे वहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तुम आ गई? ये कहकर फ्रीन खड़ा हुआ। हाँ, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? बेकी हैरानी से उसे देखने लगी। हाँ, मुझे तुम्हें सॉरी कहना था, फ्रीन ने मुस्कुरा कर कहा। बेकी सर से पैर तक उस लड़के को देख रही थी। रफ सी शर्ट, रफ सी पैंट, उसके जूते कितनी बुरी तरह घिसे हुए थे, बिल्कुल फटे हुए। उसे क्या पता कि कल रात फ्रीन ने ब्लेड लेकर उन्हें फाड़ने में कितनी मेहनत की थी। उस बेहाल से लड़के को वो देख रही थी, लेकिन जिस चीज से वो नजरें नहीं हटा पाई वो थी उसकी गहरी भूरी आंखें और उसकी एक बच्चों सी मुस्कुराहट जिसे देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर कह रहा था, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। आई एम सॉरी। ये कहकर प्रीन ने सर झुकाया। तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पढ़ती हूँ? बेकी ने सीधे सवाल किया। वो हॉस्टल आमने सामने है ना, तो बस अंदाजा था, फ्रीन ने कहा। बेकी एक आईब्रो ऊंची करके उसे देखने लगी। क्या सच में इसे अंदाजा हुआ? वो ये सोच रही थी। तभी फ्रीन ने दोबारा कहा, मैं उस दिन के लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ। बेकी ने हाँ में सर हिला दिया। मैं भी, कुछ ज़्यादा ही हो गया था उस दिन, बट दैट्स ओके। ये कहकर वो स्टेयर्स चढ़कर अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही थी। तभी फ्रीन ने अपनी पॉकेट से कुछ सिक्के निकाले और सीढ़ियों पर फेंक दिए। बेकी मुड़ी। कुछ सिक्के जिन्हें फ्रीन इकट्ठा कर रहा था। बहुत परेशानी के साथ वो फ्रीन को देखने लगी, जो अब बहुत ज़्यादा परेशान था और कुछ ढूंढता हुआ महसूस हो रहा था। क्या ढूंढ रहे हो? बेकी ने कहा। वो बाकी पैसे मिल गए, मेरा $1 का कॉइन कहीं खो गया है। वो परेशानी से इधर उधर देख रहा था। $1 का कॉइन? इतनी छोटी सी चीज के लिए इतना परेशान क्यों हो? बेकी ने कहा। प्रीन ने बेचारा सा मुंह बनाकर उसे देखते हुए कहा, आपके पास सब कुछ है ना, तभी आपको $1 बहुत छोटी चीज लग रही है, पर
मैं शाम में उससे मिल्कशेक पी सकता था। वो मेरा लंच था। बेकी उसे देखने लगी। क्या वो लंच में सिर्फ एक मिल्कशेक लेने वाला था? और अब $1 घूमने की वजह से वो पूरी शाम भूखा रहने वाला था। वो उसे देखती रही। पर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये कहकर फ्रीन ने बालों में उंगलियां चलाईं और मुस्कुराते हुए उसे देखकर स्टेयर्स उतरता दूसरी तरफ चला गया। बेकी उसे देखकर रह गई। आज पूरा दिन बेकी का किसी काम में दिल नहीं लगा, दिमाग नहीं लगा। उसे बस फ्रीन याद आता जा रहा था। उसकी चमकती आंखें, उसके मुस्कुराते हुए होंठ, उसकी मीठी बातें। वो अपने दिमाग से उसे निकाल ही नहीं पा रही थी। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं। उसे उसका $1 का कॉइन मिला ही नहीं। वो ये सब सोच रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने लंच ब्रेक तक का टाइम गुजारा और जब वहां से निकलकर वो कैफेटेरिया में आई तो कैफेटेरिया से बहुत दूर फासले पर उसने फ्रीन को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा, जिसके हाथ में सिर्फ एक पानी की बोतल थी और वो ऐसे सिप लेकर पी रहा था जैसे उसे पूरा दिन बस इसी पानी पर रिलाय करना है। बेकी आई और उसके पास आकर बैठ गई। तुम यहाँ कैसे? प्रीन ने कहा। मैं यहाँ कभी कभी इंस्पिरेशन के लिए आता हूँ। बस इंस्पिरेशन के लिए आया था। बेकी ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? मैं प्रीन को समझ नहीं आया कि वो क्या बताए। वो बिजनेस एंड मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, टॉप रैंकर्स में से है, लंदन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। बेकी तो सुनकर पागल ही हो जाएगी। इधर उधर देखने लगा। तभी दूर गिटार बजाकर पैसे मांगते हुए एक इंसान को देखकर बोला, मैं म्यूजिशियन हूँ। बेकी उसे देखने लगी। वो किसी एंगल से म्यूजिशियन नहीं लगता था। क्या बजाते हो तुम? बेकी ने पूछा। वो सोचने लगा। उसके डैड के कहने पर जब उसने पियानो लेसन्स लिए थे तब पहले ही दिन टीचर ने उसे सिखाने से इनकार कर दिया था कि म्यूजिक उसके बस का नहीं है। उसने अपनी मॉम की तरह वायलिन बजाने की भी कोशिश की थी, पर पहली क्लास में ही उसने वायलिन की तीनों तारें तोड़ दी थीं। कुछ सोचकर अचानक से बोला, गिटार। मुझे गिटार बजाने का बहुत शौक है। मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। उसी के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। बेकी उसे देखने लगी। वो समझी थी कि वो कोई बिजनेस या इस तरह की चीज़ बताएगा। वो एक आर्टिस्ट था। तो तुम यहाँ अकेले रहते हो क्या? हाँ, मेरे पेरेंट्स थाईलैंड में हैं और मेरी बहन भी। रीन ने कहा, वैसे बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। रुको। रीन उठकर चलकर जा रहा था जब बेकी की आवाज़ ने उसे रोक दिया। मेरे साथ लंच करोगे? बेकी ने पूछा। मैं यहाँ नहीं हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बेकी उसके करीब आई और हाथ बढ़ाया। उसने मुस्कुराकर बेकी का हाथ पकड़ा और उससे हाथ मिलाते हुए बोला, हाँ बनूंगा ना। मेरा नाम फ्रीन है, फ्रीन सरोचा। लेकिन लंच नहीं कर सकता, आज नहीं, फिर कभी, और वो मेरी ट्रीट होगी। ये कहकर फ्रीन मुस्कुराया और हाथ छुड़ाकर वहां से चला गया। खाने के लिए पैसे नहीं थे, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, लेकिन आंखों की चमक किसी राजा के खजाने से भी ज्यादा कीमती थी। बेकी यही सोचने लगी और मुस्कुराने लगी। लंच टाइम के बाद बेकी अपनी क्लास में चली गई, पर अब भी उसका सारा ध्यान फ्रीन पर था। वो उसके बारे में ही सोचती जा रही थी। अगला पूरा दिन उसे फ्रीन कहीं नजर नहीं आया, ना हॉस्टल में, ना पहले की तरह कैफेटेरिया में, और ना ही रास्ते में कहीं पर। उसका दिल फ्रीन को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। उसे फ्रीन न जाने क्यों बहुत याद आ रहा था। वो दोबारा उसे देखना चाहती थी। पूरा दिन वो यूं ही बिना किसी को बताए खामोश नजरों से हर जगह फ्रीन को ढूंढती रही। शाम में बस स्टॉप पर जाने के लिए जब वो यूनिवर्सिटी से निकली तो रास्ते में
चेरी के बहुत से खूबसूरत पेड़ थे, जिनमें से जब वो गुजर रही थी तब उसे वो चेहरा नजर आया जिसे कल शाम से देखने के लिए वो शिद्दत से इंतजार कर रही थी। रीन पूरी दुनिया से अनजान वहां बैठा म्यूजिक सुन रहा था। बेकी गुस्से से आकर उसके सामने खड़ी हो गई। तुम पूरा दिन कहाँ थे और कल शाम से कहाँ थे? उसने आकर गुस्से से फ्रीन को देखकर कहा। मैं बस काम से कहीं गया था। तुमने मुझे मिस किया? फ्रीन ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा। नहीं, मिस नहीं किया, बस वैसे ही पूछ रही थी। इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बेकी ने दूसरा सवाल किया। इंस्पिरेशन ले रहा था अपनी म्यूजिक के लिए। म्यूजिक सुन रहा था। तुम सुनोगी? उसने बेकी को अपनी हैंड फ्री का एक हिस्सा पकड़ाते हुए कहा। नहीं, ये कोई टाइम है म्यूजिक सुनने का? घर नहीं जाना क्या तुम्हें? चला जाऊंगा। पहले तुम चलो, फिर मैं तुम्हारे साथ ही चला जाऊंगा। वो उसकी हर बात का मुस्कुरा कर जवाब दे रहा था। हर दफा उसकी मुस्कुराहट बेकी के दिल की धड़कनों को तेज कर देती थी। उसके बाद फ्रीन ने बेकी को अपने साथ अपनी स्कूटर पर बिठाया और उसे घर ड्रॉप करने के लिए निकल गया। रास्ते में वो दोनों बातें करते रहे, अलग अलग चीज़ों के बारे में। फ्रीन की बातें वो सुनती ही रह जाती। उसकी बातें बहुत मज़ेदार थीं। बेकी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाती। वो यूं ही घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनके सामने वाली गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दी और फ्रीन को भी झटके से ब्रेक लगानी पड़ी। ए पागल साले, अंधा है क्या? दिमाग है या ढक्कन? बेकी उसे देखकर रह गई। फ्रीन, काम डाउन, बेकी ने कहा। सॉरी, वो मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था, फ्रीन ने कहा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? फ्रीन की बात पर बेकी का दिल जोर से धड़का। उसके कान तक लाल होने लगे। वो खुद पर काबू पाते हुए उसे देखकर बोली, नहीं, आई एम फाइन, दैट्स ओके। और उसके बाद सिग्नल खुल गया और वो दोनों दोबारा से हॉस्टल के लिए निकल पड़े। उसके बाद पहुंचने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। जब फ्रीन ने उसे हॉस्टल के पास छोड़ा तो बेकी ने स्कूटी से उतरकर उसे देखकर कहा, तुम गालियां क्यों देते हो? फ्रीन ने कहा, ऐसे ही बस, मुझे ये कूल लगता है। बेकी को उसका जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। बेवकूफ लगते हो, कूल नहीं। इतनी क्यूट शक्ल है तुम्हारी, कूल बनने की क्या जरूरत है? उसकी बात पर फ्रीन शाय होने लगा। उसके गाल लाल होने लगे, कान लाल होने लगे। बेकी उसे देखने लगी। अपनी कही बात से वो खुद भी थोड़ा एम्बैरस हो गई थी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, ये कहकर वो मुड़ी और तेजी से हॉस्टल में चली गई और फ्रीन यूं ही खड़ा मुस्कुराता उसे देखता रहा। और इसी के साथ एपिसोड 15 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट।